खतरनाक का मतलब तो समझ जाए वो मैथ्स में क्या होता है। प्रैक्टिस अच्छे से चाहिए बेटा। मैं इसका ना कंपैरिजन एक टॉपिक के साथ करता हूँ आमतौर पे, जो डिटर्मिनेंट का चैप्टर जो आप लोगों ने स्टडी किया था, डिटर्मिनेंट के चैप्टर में ना इस साल एक टॉपिक डिलीटेड था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 थी। इवन हम उस पर पूरी वर्किंग कर चुके थे, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी, टेस्ट भी ले चुके थे, और 3 महीने के बाद हमारे पास सीबीएसई ने मैसेज दे दिया कि ये डिलीटेड है। और आप सबको पता टॉपिक कैसा था, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत थी। सिमिलरली इस टॉपिक में सेम प्रैक्टिस की जरूरत है। ये टॉपिक भी कुछ ऐसा है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टिपिकल होगा उसके लिए जिसने एक भी क्लासेस की मिस कर दी। 3 क्लासेस तो लगेंगी, आज की और अगली 2 क्लासेस तो कंफर्म मिस की हैं। डाउट्स ज़्यादा निकले तो एक क्लास और लगानी पड़ सकती है। ये टॉपिक पे वर्किंग साथ साथ कर लोगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक दिन की भी वर्किंग आपने छोड़ दी तो ये टॉपिक डिस्टर्ब है। आई बोर्ड एग्जाम जो सैंपल पेपर खोलेंगे ना एक बार, जो आज सैंपल पेपर शेयर किया आप लोग, अगर आपके सामने तो एक बार ओपन कीजिएगा प्लीज। सैंपल पेपर में सेक्शन जरा देखिए कितने, ए बी और ABC 3 सेक्शन हैं बेटा। एक बार नोटिस कीजिए सेक्शन जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या कहा गया है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन ABC, ईच पार्ट इज कंपल्सरी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस जो 2-2 नंबर के होंगे बेटा, 2 मार्क्स ईच। बी में होंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, सॉरी 4 क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के। एंड सेक्शन सी में हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं लॉन्ग, जो 4-4 मार्क्स के हैं सेक्शन सी में। एंड देयर इज एन इंटरनल चॉइस इन सम ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन 14 इज ए केस बेस्ड प्रॉब्लम हैविंग 2 सब पार्ट्स ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो ये आपके पास जो 14 जो क्वेश्चंस है वो केस बेस्ड हमारे पास चल रहा है। इंटरनली अगर आप सेक्शन सी में नोटिस करें तो सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। और हर एक क्वेश्चंस की वेटेज कितनी है, कितनी वेटेज है, 4 मार्क्स। 40 मार्क्स का पेपर आपका होना है, उसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन की परसेंटेज कितनी होगी, 10% होगी। तो जो आई में टॉपिक स्टार्ट करो ये 10% वेटेज का है। आप जरा नोटिस कीजिए, ये सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है ना, जो इस सैंपल पेपर में आया है, क्वेश्चन नंबर 11, ये उस टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है 11 क्वेश्चन नंबर, वो उस टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। उस टॉपिक का क्वेश्चन, यानी कि इस टॉपिक का क्वेश्चन कंफर्म आना और 4 मार्क्स की कैटेगरी में आना है। ये मैसेज क्लियर हो गया सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। तो 3 क्लासेस जो अब आपकी लगनी है, इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ये तो क्लैरिटी दे दी सीबीएसई ने। एक क्वेश्चन आएगा बस। और कितने क्वेश्चन लोगे एक टॉपिक के, नहीं मैं तो जनरली पूछ रही हूँ। हाँ बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर कितना बड़ा है, उसका एक क्वेश्चन दे दिया केस स्टडी का 4 नंबर का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस नहीं मिलेगी। इंटरनल चॉइस देखें तो अगर आप सेक्शन सी में नोटिस करें तो एक ही क्वेश्चन में चॉइस दिया, क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, जो इसके बाद अगला चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 8, उसमें इंटरनल चॉइस दी गई है। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 10 है 3D का, 3D में इंटरनल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें इंटरनल चॉइस दे दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन का, उसमें इंटरनल चॉइस दे दी। सर तो हमारी वाली चॉइसेस नहीं आएंगी क्या? समझ जाओ। तो गलत बात है। गलत बात है, अगले साल तो 12th किसने मना किया। सर जिस हिसाब से सैम्पल पर आया ना, अगले साल 12th ही दे रही होंगी मैं। कोई बात नहीं बेटा, तो इस साल मेहनत कर ले, थोड़ा मेहनत इस साल कर ले, तभी अगले साल अच्छे से पढ़ पाएगी ना 12th में। हम्म? क्या बता। आप ही कह रहे हो। चाहिए। 40 में से बेटा लगा ले, अब तेरे को कितने मार्क्स चाहिए, 30% के अकॉर्डिंग, 33% के अकॉर्डिंग कितने हो गए। कितने भाई, 33% होता है एक्चुअली, 1/3 होता है। 1/3 अगर आप लगाएंगे तो इसमें से कितने हो गए, 14 मार्क्स, ठीक है।
14 मार्क्स आपको चाहिए 13 में, तो हाँ बेटा एक नंबर तो ग्रेस भी दे देंगे आपको, चिंता मत करो। आइए, डेफिनेट इंटीग्रल्स का टॉपिक जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके अलावा आपको पहले मैसेज दे रहा हूँ कि कमिंग संडे एक एडिशनल क्लास रहेगी। उस एडिशनल क्लास में हम लोगों ने क्या करना है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की वो करनी है। इस पूरे चैप्टर में 2 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक 11th और एक मिसलेनियस। 11th एक्सरसाइज का टॉपिक जो है वो है डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिक्स वैरायटीज के जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको नोटिस करने प्रॉब्लम आएगी ये क्वेश्चन एग्जैक्टली किस फॉर्म का है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज की वर्किंग हम संडे करेंगे इवनिंग में, 2 घंटे की क्लास रहेगी मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए, ध्यान रखना बेटा। डेफिनेट इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन का एक ऐसा पार्ट जिस इंटीग्रल में यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज मेंशन की जाएंगी, ए एंड बी। मैंने एग्जांपल दिया बेटा ए और बी, इसे कहा जाएगा आपके पास लोअर लिमिट, इसे कहा जाएगा लोअर लिमिट, एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट फंक्शन वही होंगे जो पहले आपको मिलते थे। अगर आपको ए एंड बी ये वैल्यूज कुछ इस तरह से मेंशन करके दी गई हैं, इंटीग्रेशन के किसी भी केस में यहाँ पे वैल्यूज मेंशन है, तो उसे कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले आप करते थे। इसका इंटीग्रेशन या मान लो ये आ गया एफ एक्स प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। ये ए एंड बी कैसे यूज की जाएंगी वैल्यूज, कुछ ऐसे एक्सप्लेन की जाएंगी बेटा। ये ए एंड बी आपने इस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करना है अपर लिमिट से फिर लोअर लिमिट से। जो भी इसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ रहा है उस इंटीग्रेशन में पहले आपने अपर लिमिट यूज करनी है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ ए प्लस सी। अब चेक कीजिए बेटा, सी से सी यहां पे कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्योंकि सी यहां पर कैंसिल आउट होगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसलिए किसी भी क्वेश्चन में वेरी बिगिनिंग से सी लेने की जरूरत ही नहीं है। सारे टीचर सी सजेस्ट करेंगे कि सी कभी भी नहीं लेना। डेफिनेट के एक सिंगल क्वेश्चन में भी आपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी यहां पे यूज नहीं करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक इंटीग्रल का केस ये आया 2 to 5 2x प्लस 1 dx, एक सिंपल सा क्वेश्चन। इसका इंटीग्रेशन आपने लिया बेटा, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सी नहीं यूज करना। डेफिनेट के किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन में सी लेने की जरूरत ही नहीं है। लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे एक्सप्लेन की जाएंगी 2 and 5। अब इस फंक्शन में पहले अपर लिमिट यूज कर रही है आपने एक्स के प्लेस पे, फिर माइनस लोअर लिमिट, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 2। ये आ गया बेटा 30, ये आ गया 6, 30 माइनस 6, द आंसर इज 24। डेफिनेट का जब भी रिजल्ट आपके सामने आएगा इंटीग्रेशन का, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, नॉट ए वेरिएबल टर्म, वो ऑलवेज एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। मान लीजिए एक केस आपके पास से आ गया 0 से लेके π/3 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो 1 का इंटीग्रेशन होता है बेटा x, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट से 0 से π/3। तो 0 एंड π/3 आपने कैसे अप्लाई करना है, पहले इस फंक्शन में अपर लिमिट यूज करना है बेटा, π/3 प्लस साइन π/3 माइनस लोअर लिमिट, दिस इज 0 प्लस साइन 0। ये आ गया बेटा π/3 साइन 60 की वैल्यू √3/2, 0 एंड 0। तो फाइनली आपका रिजल्ट आ गया π/3 प्लस √3/2। ये आ गया रिजल्ट। डेफिनेट का पहला कंसेप्ट कि किसी भी क्वेश्चन में जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी नहीं लेना, क्योंकि सी कैंसिल आउट होगा। आपने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद इस फंक्शन में पहले एक्स को रिप्लेस करना है अपर लिमिट से फिर माइनस लोअर लिमिट से। जब भी आंसर आएगा इसका ऑलवेज एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कभी वेरिएबल टर्म नहीं आएगी। मान लीजिए एक केस आपको ये दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, लिमिट से बेटा 0 से लेके π/3।
तुषार कैसे करेंगे इसको? सर न्यूमरेटर में sin x ऐड ऑन यस, इंटीग्रेशन की पहली क्लास में ये क्वेश्चन करवाया जाता है, रैशनलाइज करना बेटा। इसमें आपने रैशनलाइज करना है 0 से π/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना बेटा। 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड। अभी स्पेस नहीं है मेरे पास बोर्ड पे, यहां तक नोट करो एक बार। आकांक्षा शर्मा कैमरा ऑन कीजिए। एंजल, अंशिका, सान्या, गीताली, सहज, हृदय। आरुष जी, अभी तो पहला स्टेप भी नोट नहीं किया क्या आपने? सर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की कब तक कर दोगे आप लोग? आज ही अपलोड कर दूंगा बेटा। ओके सर। इंटीग्रेशन इसको कंटिन्यू करें बेटा। 0 to π/3 दिस इज 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से अगर हम डिवाइड करें बेटा, इससे सेपरेट करें, ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड एक्स टेन एक्स। इंटीग्रेशन इसका दिस इज टेन एक्स। नेक्स्ट का इंटीग्रेशन आ गया बेटा सीकेंड एक्स, लिमिट 0 to π/3। अब लिमिट अप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेना है। अपर लिमिट दिस इज 10 ऑफ π/3 माइनस सीकेंड π/3। लोअर लिमिट दिस इज 10 0 माइनस सीकेंड 0। तो 10 60 बेटा, ये √3, दिस इज 2, 10 0 आ गया 0 एंड सीकेंड 0 की वैल्यू 1, तो √3 माइनस 1, ये आंसर आ गया बेटा। डेफिनेट का जब भी रिजल्ट आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ये वो सिंपल अभी स्टार्टिंग के केस थे जो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल्स के थे। इसके बाद कुछ केसेस इंटीग्रेशन में वो भी आते हैं जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डेफिनेट के अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है तो ध्यान रहे बेटा, ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको यहाँ पे गिवन होती है, ये साथ साथ चेंजेस हो, इसमें चेंजेस होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये वैल्यूज हमारे पास आप रिप्लेस करें एक्स के प्लेस पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आप इसी क्वेश्चन में किसी भी सर्टेन केस में इसको आप
सब्स्टिट्यूट करके टी में, यू में या वी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लोअर लिमिट अपर लिमिट उस वेरिएबल की आएंगी जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट कैसे करना बेटा इसमें? क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे पहले आप करते थे, लेकिन लिमिट्स अब आपके पास साथ साथ गिवन होंगी। लिमिट्स जैसे मान लिया आपको एक क्वेश्चन दिया गया 2x + 1 ओवर x² + x + 5। आदित्य इसमें बताएंगे क्या सब्स्टिट्यूट करें बेटा? स्क्वायर प्लस एक्स और 2x प्लस 1 से हो जाएगा नीचे। टी किसको मानो बेटा? सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मान लीजिए क्योंकि उसके ऊपर से इंटीग्रेशन उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो हम टी उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो। तो यहाँ पे आपने टी सब्स्टिट्यूट किया बेटा x² + x + 5, डिफ्रेंशिएट किया तो डेरिवेटिव आपके पास आ गया 2x + 1 एंड dt इज इक्वल टू दिस इज 2x + 1 dx। अब ये तो आप टी में कन्वर्ट आपने कर दिया बेटा, लेकिन अब यहाँ पर आपको साथ साथ ये लिमिट्स में भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करें तो लोअर लिमिट अपर लिमिट जो आएंगी वो टी वेरिएबल की आएंगी। ये वैल्यूज अभी आपके 1 और 3 हैं, ये हमारे पास x की वैल्यूज। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रिप्लेस करें एट x = 1, बेटा जब x आपके पास 1 है तो t की वैल्यू क्या होगी? 1 + 1 + 5। अपर लिमिट 3 अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो t की अपर लिमिट आपको मिल जाएगी एट x = 3। 3 आपने यहाँ पे रिप्लेस किया तो t विल बी 9 + 3 + 5। अब ये वैल्यू क्या आ रही है जरा चेक कीजिए, 17। तो इस इंटीग्रल में चेंज ये हुआ बेटा, डिनोमिनेटर को आपने t माना था इसलिए आगे बेटा t, न्यूमरेटर 2x + 1 × dx ये dt में कन्वर्ट हो गया। लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 और 3 नहीं आएंगे, अब t की लोअर लिमिट अपर लिमिट आएंगे बेटा। जब आप पहले इंडेफिनेट में इंटीग्रेशन लेते थे, इंडेफिनेट में इंटीग्रेशन के टाइम आप सबको पता है कि पहले आपने इसको t में इंटीग्रेट कर लिया, बाद में जो t की वैल्यू हमारे पास है वो आप रिप्लेस करते थे। ये अब आपको इंटीग्रेट करने के बाद इसको x में नहीं चेंज करना। इसको जब आपने इंटीग्रेट किया तो 1/t का इंटीग्रेशन आ गया बेटा log t। लिमिट्स हैं 7 और 17, इसको दोबारा से x में कन्वर्ट नहीं करना। आपके पास अब t की लोअर लिमिट भी है अपर लिमिट भी है, अपर लिमिट यूज कीजिए फिर माइनस लोअर लिमिट, इसको x में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तनीषा ध्यान से देखो, इसे अपर लिमिट आपने यूज किया यहाँ पे log 17 माइनस लोअर लिमिट log 7, तो log a माइनस log b, रिजल्ट आपके पास आ गया बेटा log ऑफ a/b 17/7। डेफिनेट के किसी भी क्वेश्चन में अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्वेश्चन को टी में चेंज कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद इसको वापस एक्स में नहीं कन्वर्ट करना। अगेन मान लो एक क्वेश्चन ये आ गया बेटा x e⁻x² dx, लिमिट से आपके पास 0 से लेके दिस इज √5, मान लो ये दिया गया। तनिषा t किसको माने यहाँ पे बेटा? ex को। मालविका आप बताइए। यस x⁻², क्योंकि x⁻² का डेरिवेटिव यहाँ पर आता है, इसको अगर हम t मानेंगे तो डेरिवेटिव होगा 2x। तनिषा t उसको यूज करना पड़ता है जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में गिवन हो। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन में 0 to √5 e⁻x², ये x आपके पास है बेटा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। अब x² को अगर हम t यूज कर लें तो डेरिवेटिव ये है बेटा आपके पास 2x dx, डिफरेंशिएट किया तो 2x dx। जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट साथ साथ चेंज होंगी, ये वैल्यूज हैं x की। अब क्योंकि आप क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करें तो लोअर लिमिट अपर लिमिट t की आनी चाहिए।
इसलिए बेटा यहाँ पे x की वैल्यूज रिप्लेस करते हुए 0 और √5 यहाँ पे रिप्लेस करके t की लिमिट्स निकाल लेनी है। एट x इक्वल टू 0, जब आपने x 0 यहाँ रिप्लेस किया तो t आ गया 0, √5 यहाँ पे रिप्लेस किया तो t आ गया बेटा 5। इंटीग्रेशन में चेंज, लोअर लिमिट है बेटा 0, अपर लिमिट है 5, e रेस टू पावर ये आ गया t, बाकी टर्म आपके पास है dt। e रेस टू पावर t का इंटीग्रेशन, दिस इज e रेस टू पावर t, लिमिट से 0 to 5, अब अपर लिमिट e रेस टू पावर 5 माइनस लोअर लिमिट e रेस टू पावर 0। एडलेस कर लो बेटा बस। जब भी टी वाली फॉर्म में तब हमें ये करना। बिल्कुल बेटा, जब भी आप यहाँ पे टी में कन्वर्ट करोगे तो आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट साथ साथ चेंज करनी पड़ेगी, और इंटीग्रेट करने के बाद क्वेश्चन को दोबारा से एक्स में नहीं चेंज करना, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद जो भी रिजल्ट होगा लिमिट्स हमारे पास टी की गिवन है तो टी की लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। यस सर अगर x में कन्वर्ट करके उसके बाद लिमिट्स लगा दें और t में कन्वर्ट ना करें अपर और बेटा, उस क्वेश्चन को आप खुद ही लेंथी कर रहे हैं बेटा, उसमें कॉम्प्लिकेशन अपनी बढ़ाएंगे। जब अगर आपने क्वेश्चन में टी में कन्वर्ट कर दिया तो क्या आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे एक्स की लिमिट्स को कंटिन्यू रखूं जब टी में चेंज कर दिया तो? नहीं सर, इसमें तो नहीं, पर क्या पता मतलब t को कन्वर्ट नहीं कर सकते। या तो क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्टिंग से बिना लिमिट से सॉल्व करो, जब आंसर आ जाए एक्स के टर्म में तो उसमें फिर एक्स की लिमिट्स लगा दो, तो उसमें नई चीज नहीं सीखोगे ना फिर आप, फिर तो उसी पे अड़े रह गए आप। यस। तो शार टी किसको मानना है इसमें अब? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बिल्कुल ठीक है, न्यूमरेटर में गिवन है, तो डिनोमिनेटर को आपने टी यूज किया बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट किया तो चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 साइन एक्स इंटू में साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एंड डी टी आपके पास आ गया बेटा साइन 2x dx। अब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, लोअर लिमिट 0 यहाँ रिप्लेस करें, t आ गया बेटा साइन स्क्वायर 0 प्लस 5 मीन्स 5, अपर लिमिट π/6 यहाँ पे यूज किया तो t आ गया बेटा साइन स्क्वायर π/6 प्लस में 5, ये आ गया बेटा 21/4। तो लिमिट्स में चेंज हुआ बेटा हमारे पास, लोअर लिमिट आ गई बेटा आपके पास 5, अपर लिमिट आ गई 21/4, एंड dt अपॉन में t, इंटीग्रेशन आ गया इसका log ऑफ मॉड t 5 to 21/4। अप्लाई कीजिए लिमिट्स, लिमिट अप्लाई किया तो log ऑफ 21/4 माइनस log 5 एंड log a माइनस log b, दिस इज log ऑफ 21/20। चलिए एक केस और देखो बेटा, 0 to 2 x² x³ + 1
रेज टू पावर 5/2। इशिका जैन, टी किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ? इशिका, टी किसको यूज करें बेटा? अनन्या जैन, आप बताओ। x³ + 1, बिल्कुल ठीक है। x³ + 1 का डेरिवेटिव यहाँ बन सकता है बेटा, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो बेटा ये आ गया x³ + 1 रेज टू पावर 5/2, ये है x² एंड dx। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेटा हमने, क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करें? सो दैट कि ये टर्म आपके पास इसका डेरिवेटिव बन जाए। तो x³ + 1 को आपने t यूज किया, द डेरिवेटिव इज 3x² एंड dx। अब लिमिट्स में चेंज कीजिए, 0 अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं एट x = 0, t आ गया बेटा 1। 2 यहाँ पे आपने यूज किया तो एट x = 2, t आ गया बेटा 9। तो इंटीग्रल में चेंज 1/3, लोअर लिमिट अपर लिमिट ये बेटा 1 और 9 है, t⁵ 5/2 एंड दिस इज dt। इंटीग्रेशन ले लो बेटा इसका। ये वो केसेस हैं जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की बिगिनिंग है। डेफिनेट इंटीग्रल्स का मेन टॉपिक अब इसके बाद स्टार्ट होने वाला है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा। वैसे टेंटेटिवली हमारे बोर्ड एग्जाम कब तक होंगे? बेटा अप्रैल से पहले तो नहीं होने वाले, मिड ऑफ अप्रैल तक तो वेट करना पड़ेगा। अब उसके बाद भी डिपेंड ये करता है कि इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सारे टीचर्स को कोई ना कोई हमारे पास एक टाइम लिमिट तो दी जाएगी, यहाँ तक सिलेबस कवर कीजिए। अभी अभी बताओ 2-3 स्कूल से मैसेज आ रहा है कि इस महीने के एंड पे या फरवरी के स्टार्टिंग में प्री बोर्ड है। भाई एक महीने में सिलेबस कहाँ से ख़त्म हो जाएगा? कौन से बच्चे कह रहे थे मुझे, आप में से कह रहे थे कोई 2-4 बच्चे? तो मेरा 14 14 फेब को क्या प्री बोर्ड है? यस सर, उससे पहले तो यूटी साइकिल। देखो हमारा भी मार्च में रख दिया यूपीएस, कहते 3 सब्जेक्ट का नहीं होगा सिवाय मैथ, आज से 2 यूपी रख दिए। बताओ। फिर एंट्रेंस क्लैश नहीं होंगे? नहीं एंट्रेंस बेटा कौन से क्लास, कौन से वाले एंट्रेंस की बात कर रहे हैं आप? सर जो यूनिवर्सिटीज के होते हैं। नहीं बेटा, इसका तुमने बोला नहीं कि ना। बोर्ड के बाद बोर्ड का जब सर एग्जाम, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंसेस निकलने शुरू हो चुके हैं और उनकी डेट्स भी टेंटेटिव आ गई है। बेटा एक बच्चे ने 12th के पेपर अभी दिए नहीं, वो एंट्रेंस के लिए कहाँ से रेडी हो जाएगा? दूसरी बात, वो बच्चे ने एग्ज़ाम दिया मान लो, वैसे ईयर टू ईयर में बताऊँ, ये तो चलो आपके सामने ये फर्स्ट टाइम सिचुएशन आ रही है, ये ईयर टू ईयर प्रॉब्लम रहती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक आमतौर पे सीए का एंट्रेंस एग्जाम्स हमारे पास है, या सीए के जो नेक्स्ट स्टेज के एग्जाम्स होते हैं वो डीयू के साथ क्लैश करते हैं। ईयर टू ईयर रेगुलर होता है तो उनको कोई ना कोई एक एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ता है, ये रेगुलर होता है। तो क्लैशिंग कभी भी नहीं होने वाली, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स है वो कभी क्लैश नहीं करेंगे। उधर से हमारे पास डीयू के वाइस चांसलर वैसे क्लियर कर दिया कि जब आपका 12th का बोर्ड का लास्ट पेपर होगा तब से 40 से 45 डेज का टाइम गैप मिलेगा। ये डीयू की है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग टाइम पे एग्जाम्स होंगे बेटा, ठीक है ना। कोई आईपी का एग्जाम है जामिया मिलिया या बाहर अगर आप चले आईएम के होंगे या हमारे पास सिम्बोसिस के हैं, तो वो अलग अलग टाइम पे एग्जाम्स उनके कंडक्ट होंगे, और वो तभी होंगे जब 12th के सारे बच्चे फ्री होंगे, तभी तो एग्जाम्स दे पाएंगे ना, उससे पहले थोड़ी वो अरेंज यस करें। सर। तो डेट्स तो बेटा पोस्टपोन होंगी अगर ऐसा कभी भी होगा। और ये कभी भी नहीं होता कि ये 12th के बोर्ड के एग्जाम्स के साथ कि जिस दिन एग्जाम्स चल रहे हैं पैरेलल उसके एंट्रेंस एग्जाम्स कभी भी नहीं होते। तो मतलब जिनकी अभी कुछ यूनिवर्सिटीज के जैसे टेंटेटिव निकल चुके हैं,
तो उनके पोस्टपोन होंगे या फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही ना ऑब्वियसली। आप उनके नोटिफिकेशन में चेक कर लेना, उन्होंने वो डेट्स फाइनल नहीं की होंगी, वो डेट कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोविजनल डेट्स रखी होंगी भी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास की सीबीएसई की डेट शीट क्या रिलीज होती है। ओके सर। आरुष तो सो रहा होता है कि हमेशा लास्ट मोमेंट पे भूलता है यार। अरे सर दूसरी साइड जाने का बोल रहे हैं 26 आंसर बोल रहे हैं। 26 जैन से कंप्लीट सिलेबस। एक हफ्ते में इंटीग्रेशन चैप्टर 8 भी करेंगे। ओए शाबाश। नेक्स्ट वीक से क्लास टेस्ट है। नहीं, मैं मान रहा हूँ बेटा, देखो मैं तो पहले ही कह चुका था ये ऐसा होगा ही होगा। नहीं, मार्च तक तो चलो समझ आता है, मार्च के बिगिनिंग में होना चलो समझ आता है, ये फरवरी की मिड तक भी समझ नहीं आएगा बेटा। जब डिफरेंशियल अर्षिया क्या कह रहे हो आप? डिफरेंशियल के साथ वेक्टर भी डालते हैं आप। सेकंड ड्यूटी साइकिल जो है 31st पे स्टार्ट हो रही है। आई बेटा, मैं डिफरेंशियल की अपलोड कर देता हूँ, कल वेक्टर के कर दूंगा बेटा। यस सर, थैंक यू। ओके बेटा। अब आ रहा है मेन टॉपिक, ध्यान से देखना बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसमें टोटल आपके सामने 8 प्रॉपर्टीज आएंगी बेटा। 8 प्रॉपर्टीज सारी एक साथ मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आज की क्लास में सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की जाएंगी और 3 पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने आएंगे। इवन जो आपको भी सैम्पल पेपर सीबीएसई का शेयर किया, उसमें जो क्वेश्चन होगा वो मैं आज क्लास में डिस्कस कर दूंगा, आज की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हुए। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर किसी भी इंटीग्रल में दोनों सेम हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर किसी भी इंटीग्रल में सेम हो तो उसका आंसर ऑलवेज 0 होगा। ऐसा क्यों होगा भाई? अगर आपने इंटीग्रेट किया, इसे इंटीग्रेट करने पर रिजल्ट आ गया एफ एक्स, एंड लोअर लिमिट अपर लिमिट ये आपके पास ए एंड ए, पहले रिप्लेस किया आपने अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए कैंसिल आउट तो ऑलवेज होगा, इसलिए आंसर 0। सेकेंड प्रॉपर्टी, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट किसी भी इंटीग्रल में अगर आपको गिवन है, अगर आप इनके प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज, तो यहाँ पे इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर इन दोनों के प्लेसेस इंटरचेंज कर दें तो इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह से बेटा प्रूफ बेटा, जो डेरिवेशंस है ना ये बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, आ सकते हैं नहीं, आ चुके हैं, तो आपने करने हैं सबने। इसको इंटीग्रेट किया आपने, एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी अपर लिमिट एफ ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ ए। अब इसमें से अगर हम नेगेटिव ले लें कॉमन तो लिख सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अगेन इसको फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज एफ एक्स फ्रॉम बी टू ए, पहले अपर लिमिट एफ ऑफ ए माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट बेटा एफ ऑफ ए माइनस लोअर लिमिट, यही आएगा। और दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन था ये? इस फंक्शन का। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम बी टू ए। तो डेफिनेट के किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन में अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट आप इंटरचेंज करेंगे तो इंटीग्रल का साइन चेंज होगा, प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा बेटा। थर्ड वन, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये जो a से लेके b तक आपके पास है, नॉर्मली अपर लिमिट हमारे पास लोअर लिमिट से ग्रेटर ही होती है।
तो लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक का जो इंटरवल होगा उस इंटरवल को आप किसी भी वैल्यू पे इन बिटवीन ब्रेक कर सकते हैं। ये ए और बी, मान लो आपके पास इंटरवल था नंबर लाइन पे, ये रहा ए और ये नंबर लाइन पे बी। तो ए से लेके बी तक अगर कहीं जाना है आपने तो आप इसको किसी भी पॉइंट पे इन बिटवीन ब्रेक कर सकते हैं। मान लो मैंने स्प्लिट कर दिया सी पे, तो इंटीग्रेशन अगर ए से लेके बी तक लेना है तो आप कैसे हैं, पहले ए से लेके सी तक फिर सी से लेके बी तक। इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्रॉम ए टू सी। पहले आपने ए से लेके सी तक मूव किया, देन सी से लेके फिर बी तक, फ्रॉम सी टू बी। ये ध्यान रहे बेटा, जो सी हमारे पास होगा ये ऑलवेज ए और बी के बिटवीन होगा, ना ए के इक्वल होगा ना बी के इक्वल। इन बिटवीन वैल्यू हमारे पास सी की लाई करेगी ए और बी के बिटवीन। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। राइट साइड अगर हम लें इसमें, फ्रॉम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट किया आपने इसे, ये आगे बेटा कैपिटल एफ एक्स, लिमिट से बेटा ए से लेके सी तक। सेम इन दिस केस, फ्रॉम सी टू बी, पहले अपर लिमिट आपने अप्लाई की माइनस लोअर लिमिट। सेम हेयर, अपर लिमिट एफ ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी, तो ये आगे बढ़ा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसको अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ ऐसे, एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट यूज किया बेटा फिर माइनस लोअर लिमिट, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। आज के जो मेन क्वेश्चन चलेंगे वो थर्ड पे ही बेस्ड होंगे। एक एक स्टेप आराम से नोट करो, कोई जल्दी नहीं है। जो सा स्टेप नहीं क्लियर बताइए। आंसर से अभी ये क्वेश्चन भी करूंगा, सामने पता चलेगा, अभी नहीं बता सकते। सी लाए क्यों, उसको छोड़ दो। सी आई, हाँ, कि आरुष से भी थोड़ा बातचीत करने का मौका मिल जाएगा इससे। सेकंड वाला एकदम वापस बताना। कौन सा? सेकंड वाले जो नेगेटिव वाला किया है। बेटा जब भी इन दोनों को आप इंटरचेंज करेंगे तो इंटीग्रल का साइन चेंज होगा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज किया बेटा, उसके बाद इसमें से नेगेटिव ले लिया मैंने। इनको इंटरचेंज करना ही क्यों? मेरा मूड कर रहा है इसलिए करना। आपको ट्वेल्थ करनी क्यों है? क्या बिना ट्वेल्थ के आप जिंदा नहीं रहेंगे क्या? आप क्यों करनी है ट्वेल्थ? छोड़ दो। अरे मतलब ऐसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है कैसे इंटरचेंज करने की? हाँ बेटा, चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तभी बता रहा हूँ ना। क्वेश्चन का जवाब जॉब मिलेगा तो फिर लाइफ ही मिलेगी। ये तो कॉलेज लेवल मैनेजमेंट के अंदर ही तो समझ नहीं आता कैलकुलस का क्या। बेटा मैं अभी जब एक बच्चा अगर मान लो सेकंड या थर्ड क्लास का ये पूछे कि हमें अकाउंटेंसी करनी है, अकाउंटेंसी में होता क्या है, वो बता सकते हैं उसको? नहीं बता सकते जब आपको पता ही नहीं हो। कहाँ पे काम आएगा बेटा? देखो आप सब में से आपको किसी ने कहा कि आप जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं सारे मैनेजमेंट में जा रहे हैं, कोई आगे फाइनेंस में जा रहा है, कोई आगे हमारे पास एमबीए के बाद उससे अपर लेवल पे भी जाएगा, तो वहाँ पे पता चलेगा ना इसका क्या रोल हो रहा है। ऐसे कैसे पता चल जाएगा? आप में से कई बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तरफ मूव करेंगे, पूरा कैलकुलस ही यूज होना, उसमें कंप्लीटली कैलकुलस आएगा। ये लोग ये सब कुछ पढ़ा देते, बाकी चूज अपने आप करो। देखो ये भी है। अब इसमें से मैं आपको एक कहूँ, एक मिनट के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास इस टाइम में अगर बैठे हुए हैं, जो नॉन मेडिकल के उनको तो कहने की जरूरत नहीं, उनको तो प्रैक्टिकल यूज होना ही होना है। और जो कॉमर्स स्ट्रीम के बैठे हुए हैं, जिसने भी इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पे बेस्ड कोई भी कोर्स करना है, इसके कॉम्बिनेशन बेस्ड ये कैलकुलस से यूज होगा बार बार, उसमें कंप्लीट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यही आना है।
या प्रोबेबिलिटी यूज होगा? अब होगा कैसे? अब कैसे बता दें? एक बच्चे ने जब डेरिवेटिव किया तभी पता चला ना उसका एप्लीकेशन का क्या रोल था, कैसे अप्लाई किया गया। अब जब इससे आगे जाओगे तभी पता चलेगा बेटा, ये तो भी आप स्टडी कर रहे हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव के बाद आएगा इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो आएगा अब आपका ग्रेजुएशन लेवल पे, जब आप करोगे तो पता चलेगा उसका रोल क्या है। एक मिनट ऐड होगा। हो गया नोट? तो चलिए क्वेश्चन करें स्टार्ट। आरुष, मैंने फोटो दे दी। थर्ड प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करना बेटा। अगर मान लो आपको नंबर लाइन का केस मैं आपके सामने लेता हूं, नंबर लाइन पे आपको जाना बेटा 2 से लेके 10 तक, तो 2 से 10 के बिटवीन बेटा 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, आ रहे हैं कई नंबर्स बिटवीन। तो बेटा 2 से लेके अगर आपको 10 तक जाना है तो आप कहीं पर भी इस इंटरवल 2 से लेके 10 तक का जो इंटरवल होगा, क्या इस 2 से लेके 10 तक के इंटरवल को मैं 3 पे या 4 पे या 5 पे ब्रेक कर सकता हूँ? बस यही करना मैं। मतलब अगर मुझे 2 से लेके 10 तक जाना है तो मैं कैसे हूँ, मैं पहले 2 से लेके 7 तक गया बेटा, एंड उसके बाद 7 से लेके 10 तक गया, कह सकता हूँ इसे? बस ऐसे ही करना हमने इसके अंदर भी। अब क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ देखिए, और क्वेश्चन चल रही है आज के जो टॉपिक है वो सिर्फ यही प्रॉपर्टी यूज होनी है उसमें। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन लिया आपके पास, इफ एफ एक्स दिस इज एक्स प्लस वन व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 and 2 and 2x minus 3 when x lies between 2 and 5, evaluate 0 to 5 fx। पहला केस आपके सामने ये रखा गया, बताओ क्या कहा गया इसमें, जरा ध्यान से देखो राठे जी, थोड़ा ध्यान दे इधर। फंक्शन आपके पास है बेटा एक्स प्लस वन, अगर x की वैल्यू 0 से 2 के बिट में लाई कर रही है तो मतलब 0 से लेकर 2 तक है तो फंक्शन ये होगा, अगर x वैल्यू 2 से लेकर 5 तक है तो फंक्शन ये होगा। इंटीग्रेट करना है आपने 0 से लेकर 5 तक। अब मुझे ये बताओ 0 से लेकर 5 तक फंक्शन एक है या दो में डिवाइडेड है? 0 से 2 फंक्शन ये है, 2 से 5 फंक्शन ये है। किस पे आपका इस लिमिट्स का डिवीजन हो रहा है? 2 पे हो रहा है। 0 से लेके 2 तक फंक्शन ये बेटा, 2 से लेके 5 तक फंक्शन ये है, तो ये फंक्शन का डिवीजन किस पॉइंट पे आके हो रहा है? 2 पर हो रहा है बेटा। क्या 2 आपके पास इन लिमिट्स के बीच में आ रहा है? तो 0 से लेके 5 को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम क्या कहते हैं, पहले 0 से लेके 2 तक, देन 2 से लेके 5 तक, फिर 2 से लेके 5 तक मूव करेंगे। ये है वो वैल्यू जो सी आपके पास है, जो ए और बी के बिटवीन में लाई करेगा, ये है वो सी। अब ये बताओ शरदुल, 0 से लेके 2 तक के लिए फंक्शन क्या है? जब एक्स वैल्यू 0 से 2 के बिटवीन है तो फंक्शन क्या है? दिस इज एक्स प्लस वन, एंड 2 से लेके 5 तक फंक्शन क्या है बेटा? दिस इज 2x माइनस 3। और इसको इंटीग्रेट करें, क्या आएगा इंटीग्रेशन? एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र बाय 2 हो गए, फ्रॉम 0 to 2। यहाँ पे आइए बेटा, एक्स स्क्र माइनस 3x, लिमिट्स 2 to 5, अपर लिमिट दिस इज 2 plus 2,
माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 0, अपर लिमिट यहाँ पे अप्लाई किया बेटा आपने, दिस इज 25 माइनस 15, माइनस लोअर लिमिट ये आ गया बेटा 4 माइनस 6, तो ये आ गया 4 प्लस 10 प्लस 2, द आंसर इज 16। लिमिट आपने 0 से लेके 5 तक इंटीग्रेट करना था, बट 0 से लेके 5 तक फंक्शन एक नहीं है, फंक्शन को डिवाइड किया हुआ। 0 से 2 के लिए फंक्शन अलग है, 2 से 5 के लिए फंक्शन अलग है बेटा। उसी तरह से केस ये आ गया, अब देखो 0 से लेके 5 तक मॉड ऑफ x माइनस 2। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आपके सामने आ रहा है जिसमें मॉडुलस गिवन है, इससे पहले कभी नहीं आया। मॉड वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे इस प्रॉपर्टी से होंगे। मॉड वाले केसेस में आपने लिमिट्स को ऑलवेज ब्रेक करना होगा, लिमिट्स को स्प्लिट करना होगा। लिमिट्स किस पॉइंट पे स्प्लिट की जाएगी? जो उस मॉड की क्रिटिकल वैल्यू है। मालविका, इसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या है? 2। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब कि कौन से एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस करूं जिससे ये 0 में कन्वर्ट हो, दैट इज अ क्रिटिकल वैल्यू। एंड वो आपके पास है 2। क्या 2 इन दोनों के बिटवीन आ रहा है? अगर 2 इन दोनों के बिटवीन आ रहा है तभी आपने लिमिट्स को ब्रेक करना है बेटा। तो 2 क्योंकि इन दोनों के बिटवीन आ रहा है हमारे पास, इसलिए आपने ब्रेक किया इसको 2 पे। 0 से 2, 0 से 2, देन 2 to 5, पहले 0 से 2, देन 2 to 5। पहले स्टेप में आपने लिमिट्स को ब्रेक करना है बेटा। और इंटीग्रेशन तब भी हो सकता है जब फंक्शन पे मॉड ना हो। जब तक मॉडुलस आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में या किसी फॉर्म में ऐसा नहीं है कि हम सीधा डायरेक्ट मॉड को इंटीग्रेट कर पाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मॉड को रिमूव करना पड़ेगा। मॉड का पर्पस आप सबको पता है कि वैल्यू ऑलवेज एब्सोल्यूट आए, वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आए। तो अब आपने इस क्वेश्चन को, इसमें से मॉड को रिमूव कर देना है, ये ध्यान में रखते हुए कि मॉड हटाने के बाद भी ये वैल्यू एब्सोल्यूट रहे, मींस पॉजिटिव रहे। मॉड रिमूव किया मैंने x माइनस 2। अब ध्यान से देखो आरुष, x की वैल्यू यहाँ पे 0 से 2 के बिटवीन है। 0 से 2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस करूं तो ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? शिवम, 0 से 2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू यहाँ रिप्लेस करके देखो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? यार 0 से 2 के बिटवीन वैल्यू क्या आ सकती है? 1 आ सकता है। वो यहाँ पे रखूं 1 तो बेटा ये नेगेटिव आ रहा है, जबकि मॉड का पर्पस क्या होता है? वैल्यू ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव। अब बिना मॉड के ये वैल्यू हमारे पास अभी नेगेटिव आ रही है बेटा, हमें इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव इंटू में नेगेटिव, अब क्या होगा? पॉजिटिव। सिमिलरली 2 से लेके 5 तक जरा चेक कीजिए, मॉड यहां से भी डालो। गीताली 2 से 5 के बिटवीन, अब एक्चुअली 2 से 5 के बिटवीन है, 2 से 5 के बिटवीन कोई भी वैल्यू रख के देखो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। और जब नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? नेगेटिव इंटू में नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब आपने क्या कर देना बेटा? इसको कर देना है इंटीग्रेट। पहले ब्रैकेट ओपन किया हमने, ये 2 माइनस एक्स आ गया, एंड दिस इज फ्रॉम 2 to 5 x माइनस 2। अब इंटीग्रेट करो और लिमिट अप्लाई कर लो बेटा। फिर यहाँ पे 2 कहाँ इंक्लूड होगा? 2 क्या? 2 कहाँ इंक्लूड हो रहा है? मतलब 2 कहाँ इंक्लूड हो रहा है? बेसिकली हमारे पास 2 जो होता है यहाँ पे लोअर लिमिट में इंक्लूड होता है, अपर में नहीं होता। जब अगर हम लिखते हैं ना यहाँ पे बेटा ये 0 2 लिखा या 2 से 5, तो इसमें नॉर्मली क्या होता है? लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, अपर लिमिट नहीं होती। सर मॉड मॉड रखते हुए आप इंटीग्रेशन ले नहीं पाएंगे। कोई फॉर्म पढ़ी आपने कि मॉड का इंटीग्रेशन ले पाए? फिर पहले तो कभी नहीं लगाया था। पहले कभी इंटीग्रेशन पढ़ा? नहीं। फिर मॉड का पर्पस क्या होता है ये बता दो बस, कि वैल्यू पॉजिटिव रहे। अगर पॉजिटिव वैल्यू पहले से ही, अगर मान लो 7 है तो 7 के
ये 7 है, क्या इस पे मॉड लगाने का कोई एडवांटेज मिलेगा? 7 ही रहेगा ना। ये हमारा पर्पस है, मॉड का पर्पस ये होता है कि वैल्यू पॉजिटिव रही, ये इंश्योर करना है बस, ये ध्यान रखो बस। सर इसका आंसर 5/2 आ रहा है। इसका आंसर निकाला नहीं मैं भी, थोड़ा स्पेस दो मुझे, नोट करने फिर करते हैं। तो 13/2 चेक कर रहा हूँ बेटा, 2 मिनट। ठीक है, 13/2, इसका 5/2 आ रहा था। मेरा भाई चेक कर ले जरा। हम्म देखो, मैं अपर लिमिट रिप्लेस, यहाँ इसको इंटीग्रेट किया आपने, ये आ गया 2x माइनस एक्स स्क्र बाय 2, लिमिट से बेटा 0 से लेके 2 तक, एंड दिस इज एक्स स्क्र बाय 2 माइनस 2x, लिमिट 2 to 5। अपर लिमिट रिप्लेस किया आपने तो 4 माइनस 2 माइनस लोअर लिमिट, ऐसे 5 यहाँ पे रिप्लेस किया, 25/2 माइनस 10, माइनस लोअर लिमिट रखा तो बेटा ये 2 माइनस 4, या बेटा 2, एंड दिस इज 5/2 प्लस में 2, तो 4 प्लस में 5/2, आंसर इज 13/2। अगेन ये क्वेश्चन देखिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 3, इस पॉइंट पे लिमिट्स को ब्रेक करेंगे 3 पे। क्या 3 इन दोनों के बिटवीन आ रहा है? यस सर। अगर आ रहा है तो बेटा ब्रेक करेंगे इसको 2 to 3 एंड 3 to 5। पहले आपने लिमिट्स को ब्रेक करना है, उससे अगले स्टेप में आपने मॉड हटाना है। मॉड जब भी हटाएं इंश्योर करना है कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब x की वैल्यू 2 से 3 के बिटवीन है, 2 से 3 के बिटवीन कुछ भी यहाँ पे रिप्लेस करके देखो, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव इंटू में नेगेटिव, अब क्या होगा? पॉजिटिव। एंड दिस 3 to 5 मॉड यहां से रिमूव किया, इसको चेक करो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव ही आ रहा है बेटा। तो 2 to 3, दिस इज 3 माइनस एक्स, इंटीग्रेट कर लो इसको, एंड फ्रॉम 3 to 5 x माइनस 3, इंटीग्रेट करो, लिमिट्स लगा लो इसमें। एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो ये जैसे आ गया 2 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 1, अब इसको भी नोटिस करो, इसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या है? 1। 1 क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट के बिटवीन आ रहा है? नहीं आ रहा। लोअर लिमिट अपर लिमिट के बिटवीन अगर क्रिटिकल वैल्यू है तो क्रिटिकल वैल्यू पे लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा।
बट अब क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू 1 है और 1 इन दोनों के बिटवीन लाई नहीं कर रहा, फिर हम क्या करें, लिमिट्स तो ब्रेक नहीं होगी कंफर्म। अगला स्टेप क्या होता है लिमिट्स को ब्रेक करने के बाद, मॉड रिमूव करते हैं, बस मॉड को रिमूव करना है, लिमिट्स ब्रेक नहीं होंगी यहाँ। तो यहाँ आपने क्या करना है बेटा, आई आपके पास है फ्रॉम 2 to 5 x-1, इसका मॉड है, मॉड को हटा दीजिए बस, और चेक करो वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, बस ये इंश्योर कर लो। पॉजिटिव है नेगेटिव है बताओ, पॉजिटिव है तो मॉड की जरूरत ही नहीं है बेटा, मॉड हटा दो। नाउ इंटीग्रेट x² - -x, लिमिट्स अप्लाई करो और आंसर निकालो। एक ही क्वेश्चन में लिमिट्स एक से ज्यादा बार भी स्प्लिट हो सकती है, एक से ज्यादा बार भी ब्रेक हो सकती है बेटा। मान लो क्वेश्चन ये दे देगी आपको -2 से लेके 2 तक मॉड ऑफ x² - 1। अब यहां चेक कीजिए इसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या है, x² - 1, इसको आपने जब रिप्लेस किया 0 तो x² आ गया बेटा 1 और x की वैल्यू आ गई +-1। अब +1 भी है और एक -1 भी है बेटा, इनमें से बताओ कौन सी वैल्यूज इन लिमिट्स के बीच में आ रही हैं, दोनों ही आ रही है बेटा। तो -2 से 2 तक था बेटा, ये -2 और ये 2, इनके बिटवीन -1 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है, तो -1 एंड 1, तो लिमिट्स यहाँ पे भी ब्रेक होगी, फिर उसके बाद यहाँ ब्रेक होगी बेटा। -2 to 2 मॉड ऑफ x² - 1, वर्किंग की पहले -2 से -1 x² - 1, उसके बाद -1 to 1 x² - 1, देन 1 से लेके 2 तक x² - 1। अगला स्टेप उसके बाद वैसे लेने जैसे पहले कर रहे थे आप। अब कई बार बच्चों को थोड़ा सा इसमें आप वर्किंग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन का जब टॉपिक स्टडी किया था कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, टेबल बना के वर्किंग करते थे हम, अलग अलग फैक्टर के साइन चेक करते हुए। बिल्कुल सेम मैनर से आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो आप फैक्टर बना सकते हैं यहाँ कुछ ऐसे, x+1 × x - 1। यहाँ भी सेम बेटा मैंने किया -1 to 1 मॉड ऑफ x+1 × x - 1, जिससे आपको कोई डाउट ही ना रहे कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बारे में कोई डाउट ही ना रहे। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है बेटा। यहाँ नोटिस करो अब x की वैल्यू -2 और -1 के बिटवीन है, -2 और -1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कीजिए जरा। -1.5, -1.5 यहां पे रिप्लेस किया तो ये फैक्टर का साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव है, तो मॉड की जरूरत ही नहीं है बेटा, मॉड हटा दो यहां से। अब -1 और 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कीजिए, 0, 0 यहां रखा पॉजिटिव, 0 यहां रखा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव मल्टीपल क्या आएगा, अब क्योंकि मल्टीपल ये x² - 1 हमें पता है नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है बेटा, तो नेगेटिव इंटू में नेगेटिव, नाउ द इज पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम 1 to 2। अब ये पॉजिटिव आएगा बेटा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव मुझे पता है इसमें। नाउ इंटीग्रेट किया ये x³ / 3 - x फ्रॉम -2 to -1,
यहाँ इंटीग्रेट किया तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 -1 to 1, यहाँ आगे बढ़ा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स फ्रॉम 1 to 2, लिमिट अप्लाई करो, निकालो आंसर। सॉरी क्वेश्चन फिर से समझा दो। बेटा हमें लिमिट्स को ब्रेक कहाँ पे करना होता है ये बताओ पहले। क्रिटिकल वैल्यूज कौन सी है बेटा? जब आपने इसको रखा 0 तो क्रिटिकल वैल्यूज यहां से आ गई +-1, ये क्लियर है पहले। अब -2 से -2 से लेके 2 तक जाना था और दोनों क्रिटिकल वैल्यू इसके बिटवीन आ रही है, तो -1 भी और 1 भी दोनों आ रही है बेटा। तो -2 से लेके 2 तक जो इंटीग्रेट करना था, पहले यहां से -2 से -1 तक करेंगे, फिर -1 से 1 तक करेंगे बेटा, फिर 1 से लेके 2 तक करेंगे। यहां भी लिमिट्स ब्रेक होंगी, यहां भी होंगी, -2 से -1, -1 से 1 एंड 1 से 2। उसके बाद लिमिट्स को ब्रेक करने के बाद अगले स्टेप में हम क्या करते थे, चेक करते हैं कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग मॉड को रिमूव करते हैं। बिल्कुल सेम मैनर से स्टेप यहाँ पे लेने हैं बेटा, मॉड को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, पहले इसके फैक्टर लिख लिए। क्यों लिख रहे हैं फैक्टर? सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। प्रति -2 और -1 के बिटवीन कौन सी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे रखा बेटा, तो ये वैल्यू ने क्या आएगी बताओ, और ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, हाँ मल्टीपल पॉजिटिव हो गया, इसलिए मॉड हटा दिया बेटा, मॉड की जरूरत ही नहीं है। -1 से 1 के बड़े हमने लिया 0, 0 यहाँ पे रखा, 0 यहाँ पे रखा, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों का मल्टीपल आ रहा था नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव इंटू में नेगेटिव लगाया बेटा फिर अलग से। अब तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है। हाँ अब नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, अब नॉर्मल मैंने कर दिया जो करना था। लास्ट वाले स्टेप में आपने लिमिट्स को दूसरी साइड पे लिखा है। कहाँ लिखा जोशी शायद? अरे मतलब पहले वो इंटीग्रेशन के ऊपर नीचे आंटी जी अभी तक सारे क्वेश्चन में ऐसे ही किया हमने, इंटीग्रेशन करने के और लिखते ही इसको ऐसे, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स यहाँ लगाई जाती है राइट साइड में। नंबर कट जाएंगे अगर इधर उधर होगा तो। इसने सारे क्वेश्चन ही उल्टे पूछ रहे हैं। डिनर हो गया बेटा तेरा नहीं या साथ साथ चल रहा है? नहीं किया ही नहीं। अब ये आ गया आज का क्वेश्चन जो आज के सैंपल पेपर में आया है। -1 से 2 मॉड ऑफ x³ -3x² + 2x। ये आज के सैंपल पेपर में दिया गया क्वेश्चन। दो स्टेप करना। इसकी क्रिटिकल वैल्यू पहले चेक कीजिए बेटा, क्रिटिकल वैल्यू क्या है? x³ -3x² + 2x, इसे रखा हमने 0, x आ रहा बेटा कॉमन, तो x² - 3x प्लस में 2 एंड x - 1 इंटू x - 2, मल्टीपल तीनों का रखा 0, या तो x होगा 0, ये x आ गया 1, ये x आ गया 2। बताओ क्रिटिकल वैल्यू इनमें से कौन सी है जो इन लिमिट्स के बीच में आ रही है? 0 और 1। 0 1, इसका तो रोल ही नहीं है, छोड़ दो इसको, ये आ रही है बेटा 2। तो आपने लिमिट्स को कहाँ स्प्लिट करना है बेटा? एक 0 पे और एक 1 पे।
ये आ गया -1 to 0 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, उसके बाद 0 to 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, उसके बाद आगे बढ़ा फ्रॉम 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। पहले यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है तो। अंश क्लियर है यहां तक? जी सर। उसके बाद आपको मॉड को रिमूव करना होता है चेक करते हुए पॉजिटिव है नेगेटिव है। इसके फैक्टर क्या बने थे? इसके फैक्टर थे लास्ट में बेटा ये x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। सेम बेटा यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब चेक कर लो पॉजिटिव है नेगेटिव है। x की वैल्यू -1 और 0 के बिटवीन है। मैंने -1 और 0 के बिटवीन एग्जांपल लिया -0.5, यहाँ रखा नेगेटिव, यहाँ पे वैल्यू रखी नेगेटिव, यहाँ रखा नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा रिजल्ट? नेगेटिव। तो साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, इसलिए साइन चेंज कर दिया बाहर बेटा। अब 0 से 1 के बिटवीन चेक कीजिए, 1 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो मल्टीपल आएगा पॉजिटिव, इसलिए मॉड की जरूरत ही नहीं है बेटा। यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव है, तो अगला ऑटोमेटिकली फिर नेगेटिव ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं बेटा ये नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इसलिए मुझे इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट कर लो और वैल्यूज रख दो बेटा। क्या तो ठीक है? याशिता कोई डाउट इसमें? शिवम? क्वेश्चन था, जी बेटा। कितने मार्क्स के आया सर ये? 4 नंबर का। सर यही से 1 मार्क हो जाए ना, 80% वो 4 मार्क्स। बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, अब समझ जाओ 40 मार्क्स का पेपर आ रहा है, उसमें से क्वेश्चन 4 नंबर का इसका आना ही आना है, ठीक है ना? फिर क्या चाहते हो? बेटा बहुत दिमाग खराब हुआ। अरे बेटा उसको आप छोड़ नहीं सकते, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा यूज होना है, वो पूरा वही आएगा। आ तो जाता है, समझ तो आ जाता है, बट पता नहीं क्या मैथ से सर आगे पीछे ऊपर। सबको बेटा अब आपको ना स्कूल के टीचर्स भी और आपको इंस्टीट्यूट्स में भी थोड़ा सा फास्ट तो लेके चलना पड़ेगा। मेरी आदत नहीं है मैं फास्ट लेके चल पाऊँ, आज तक मैंने फास्ट कराया नहीं, मैं कराऊंगा तो ऊपर से निकल जाएगा। मैं चलने वाला हूँ बड़ा स्लो हमेशा, ठीक है? एक एवरेज स्पीड से, ना तेज ना धीरे, बस
सिलेबस चाहे लास्ट मोड पे खत्म हो, कराऊंगा ऐसे जैसे समझ आना चाहिए हर चीज। यहाँ तक ओके है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखना। अब यही मॉड वाला क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस ले रहा हूँ। साइन कॉस अगर आता है तो उसको कैसे यूज करना है। 0 to 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स। हमने लिमिट्स को कहाँ ब्रेक करना होता है? क्रिटिकल वैल्यू पे। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब कहाँ है? जहाँ मॉड के अंदर इफेक्ट है 0, एंड मॉड में अगर हम नोटिस करें तो साइन थीटा है। साइन थीटा कहाँ पे 0 होगा? साइन थीटा 0 तो थीटा होगा बड़ा एन पाई, वेर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। एन आपने रिप्लेस किया इंटीजर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब ये बताओ 0 से 2 पाई के बिटवीन कौन सी क्रिटिकल वैल्यू आ रही है? बस आपने पाई पे ब्रेक कर लेना बेटा इसको। ये आ गया 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स। उसके बाद बेटा पाई से लेके 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स। लिमिट्स को कहां ब्रेक करते हैं? क्रिटिकल वैल्यू पे। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब जहां मॉड के अंदर का फैक्टर 0 बने। अब 0 से पाई के बिटवीन, हार्दिका बताओ 0 से पाई के बिटवीन साइन थीटा पॉजिटिव होगा नेगेटिव? पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है इसमें? पहले दोनों। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है? tan और cos। हाँ tan और फोर्थ क्वाड्रेंट में? cos और secant। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक होता है? 3/2 से 2/2। ठीक है। 0 से 180 के बिटवीन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड की जरूरत नहीं है बेटा। एंड आगे अगर हम देखें तो क्वाड्रेंट आपके पास थर्ड है और फोर्थ, दोनों में साइन थीटा नेगेटिव होता है। दोनों में साइन नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव है अगर, तो नेगेटिव इंटू में नेगेटिव, नेगेटिव इंटू में नेगेटिव, पॉजिटिव। ये आ गया माइनस कॉस एक्स 0 से लेके पाई, इंटीग्रेशन इसका आ गया कॉस एक्स पाई से लेके 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा कॉस पाई कॉस 180, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 0, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, द वैल्यू इज -1। उसी तरह से कॉस 2 पाई अगर हम देखें 360, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 360 माइनस 0, एंड कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, वैल्यू 1। तो ये वैल्यू बेटा आपके पास है -1, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड ये -1, तो आंसर इज 4।